हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ योजना 29 डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है, प्रकरण आज हमने प्लास्टिक लिया है और ये कक्षा 8वीं का प्रकरण है। कालांश और दिनांक आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप ये पाठ योजना बच्चों को पढ़ा रहे हो। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। तो जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट यानी कि विषय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो भौतिक विज्ञान को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्यों, दृष्टिकोण और नैतिकता का विकास करना। छात्राएं जब भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे तो वो एक समझ विकसित कर पाएंगे, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं आराम से। वो अपनी डेली लाइफ में भौतिक विज्ञान को यूज़ कर सकते हैं, नए नए वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। तो ये सभी ऐसे उद्देश्य जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ये सभी सामान्य उद्देश्य में आएंगे। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि टॉपिक यानी कि प्रकरण। अगर हम बच्चों को प्लास्टिक पढ़ा रहे हैं तो प्लास्टिक को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो पहला, छात्राएं प्लास्टिक को परिभाषित कर सकेंगी। दूसरा, छात्राएं प्लास्टिक के प्रकारों को वर्गीकृत कर सकेंगी। तीसरा, छात्राएं प्लास्टिक के गुणों को समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये सभी टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य हमारे विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे। फिर आती है सहायक सामग्री। तो शाम पर चार्ट, चौक, डस्टर आदि ये सब की हेल्प से छात्र अध्यापिका बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ाते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं प्लास्टिक के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो टॉपिक शुरू करने से पहले पूछे जाते हैं, और इन्हें पूछने का जो मेन एम है वो ये है कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना। जो भी हम बच्चों को टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके लिए उनका इंटरेस्ट डेवलप करना। अब क्या है कि अगर छात्र अध्यापिका क्लास में जाएं और डायरेक्ट उनसे पूछने लगे कि प्लास्टिक क्या है, उसके कुछ उदाहरण दीजिए, उसके प्रकार बताइए या कोई रूप बताइए, तो बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उनसे लाइफ से रिलेटेड उनसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछें और फिर उन्हें क्वेश्चन पूछते पूछते उनके टॉपिक तक ले आए तो उनमें इंटरेस्ट भी आएगा और क्यूरियोसिटी भी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही हमें इनकी जो संख्या होती है वो 4 से 5 रखनी होती है, और इन्हें जो बनाने का पैटर्न है वो जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है उसी आंसर का हमें यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होता है, फिर जो उसका आंसर आएगा उस क्वेश्चन का आंसर यूज़ करके नेक्स्ट बनाना है। तो ऐसे करते करते हमने अपने टॉपिक तक ले आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने आंसर कुछ और दिया बच्चों ने और फिर क्वेश्चन कुछ भी अलग पूछ लिया, अलग नहीं पूछना है। इनमें एक रिलेशन होना चाहिए क्वेश्चन और आंसर में। तो ये 2 कॉलम बनेंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं का और छात्र क्रियाएं का। तो प्रश्न पहला है, यह मेरे हाथ में क्या है। मतलब छात्र अध्यापिका दिखाते हुए बोलेंगे कि ये मेरे हाथ में क्या है, तो बच्चे आराम से बता देंगे, पेन या फिर कलम। दूसरा, पेन बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो बच्चों को पता होता है कि प्लास्टिक का किया जाता है। देन थर्ड, प्लास्टिक की कुछ चीज़ों के नाम बताइए जिनका हम उपयोग करते हैं। तो खिलौने, लंच बॉक्स, बोतलें आदि, या बच्चे कुछ और भी उदाहरण दे सकते हैं। देन फोर्थ, प्लास्टिक के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर। संभावित उत्तर आने का मतलब है कि बच्चों को अब उसके बारे में नहीं पता है प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा, कि उसको परिभाषित कैसे करें या क्या बताएं। तो जब उन्हें नहीं पता होता हम वहाँ पे लिख देते हैं संभावित उत्तर। तो फिर छात्र अध्यापिका उद्देश्य कथन बता देंगे कि छात्राओं, आज हम प्लास्टिक के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर जब भी हम कोई पाठ्य योजना बनाते हैं तो हमें कुछ शिक्षण बिंदु सेलेक्ट करने होते हैं। तो हम भौतिक विज्ञान में यहाँ पे 3 शिक्षण बिंदु लेंगे, तो जिसमें से हमने पहला लिया है प्लास्टिक। फिर हमारे कुछ कॉलम बनेंगे, तो जिसमें दूसरा कॉलम है हमारा अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में, जिसमें हम लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्याशरण करेंगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है वो है शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाएं सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। फिर कॉलम बनेगा छात्र क्रियाएं का, जिसमें छात्राओं के आंसर लिखे जाएंगे। और फिर बनेगा शिक्षण विधि या प्रविधि, जो भी छात्र अध्यापिका पढ़ाते हुए उपयोग में ला रही हैं वो सब विधि हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट में कॉलम बनेगा मूल्यांकन प्रश्न का। तो विकासात्मक प्रश्न बिल्कुल टॉपिक से रिलेट करके ही पूछे जाएंगे और बिल्कुल जस्ट पहले पूछे जाते हैं, और इनकी संख्या 2 से 3 हम लिख सकते हैं। तो पहला है, खिलौने किस सामग्री से बनाए जाते हैं, तो प्लास्टिक से। दूसरा, आप प्लास्टिक के बारे में क्या जानते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो संभावित उत्तर आ गया, इसका मतलब बच्चों को नहीं पता, तो छात्र अध्यापिका उसको बताएंगे। फिर ये जो शिक्षण विधि है या प्रविधि है, तो ये क्या है, ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछे और उन्होंने उत्तर दिए हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो प्लास्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस से हुई है, जिसका अर्थ है ढालना। प्लास्टिक एक बहुलक है, सभी प्लास्टिक में इकाइयों की एक ही प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। प्लास्टिक सिंथेटिक या अर्ध सिंथेटिक सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला है जो पॉलीमर की को मुख्य घटक के रूप में उपयोग करती है। प्लास्टिक में इकाइयों की 2 प्रकार की व्यवस्था है। तो ये सब मैंने यहाँ पे प्लास्टिक के बारे में बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम था हमारा छात्र क्रियाएं का, तो जिसमें जब हम प्लास्टिक को समझा रहे हैं बच्चे, छात्र अध्यापिका को, मतलब छात्र अध्यापिका बच्चों को समझा रही हैं, तो उस टाइम हम छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे,
कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर आती है हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये व्याख्या विधि है, क्योंकि जब शिक्षण बिंदु था हमारा प्लास्टिक वो अच्छे से समझाया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्याख्या विधि। फिर आता है हमारा मूल्यांकन का कॉलम। तो मूल्यांकन सबसे लास्ट में आता है, जब हम शिक्षण बिंदु अपना पूरा पढ़ा लेते हैं। और मूल्यांकन का मतलब होता है कि हम बच्चों का कैसे मूल्यांकन, कैसे इवैल्यूएशन करें कि उन्हें कितना समझ में आया है। तो हमें कैसे पता चलेगा उन्हें कितना समझ में आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे जो भी हमने अब तक उन्हें पढ़ाया उससे रिलेटेड। बाहर से हमें नहीं पूछना है, और इनकी संख्या एक ही होती है क्वेश्चन की। तो हमने पूछ लिया है प्लास्टिक क्या होता है, और ये सबसे लास्ट में जब सब शिक्षण बिंदु, जब एक एक शिक्षण बिंदु पढ़ा लेंगे तो ये सबसे आखिरी में ही पूछा जाएगा। फिर आता है दूसरा शिक्षण बिंदु, जो कि हमने लिया है प्लास्टिक के प्रकार। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी, और फिर से सेम वही कॉलम जो हमने पहले शिक्षण बिंदु में बनाए थे। तो विकासात्मक प्रश्न पहला, प्लास्टिक में कितने प्रकार की व्यवस्था पाई जाती हैं। तो 2 प्रकार की व्यवस्थाएं, रैखिक और क्रॉस लिंक। देन दूसरा, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर। तो मतलब बच्चों को नहीं पता, तो फिर हम अब उनको, मतलब छात्र अध्यापिका उनको बताएंगे। शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये प्रश्न उत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछे और उन्होंने उत्तर दिए हैं, तो हम लिख देंगे प्रश्न उत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो प्लास्टिक के को 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला, थर्मोप्लास्टिक। इस प्रकार का प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और आसानी से मोड़ा जा सकता है, उदाहरण पॉलीथीन बोतल आदि। दूसरा है थर्मोसेटिंग। तो इस प्रकार के प्लास्टिक को एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, उदाहरण है बिजली की स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि। फिर छात्र क्रिया में आएगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। और जो शिक्षण विधि या प्रविधि है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्याख्या विधि। उसके बाद मूल्यांकन का प्रश्न हमें आखिरी में पूछना ही होता है, और इसकी संख्या भी एक ही है, तो हम पूछेंगे थर्मोसेटिंग क्या है। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु, जो कि हमने लिया है प्लास्टिक के गुण। तो फिर से वही सेम कॉलम जो हमने पहले बनाए थे। अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रा ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। सब कॉलम्स की हम वैसी ही हेडिंग बनाएंगे जैसी हमने पहले बनाई थी। और विकासात्मक प्रश्न में पहला है, उस पदार्थ का नाम लिखिए जो अधिक खींचे जाने पर अपना मूल आकार बदल लेता है। तो आंसर है अत्यधिक खिंचाव पर प्लास्टिक अपना मूल आकार बदल देता है, मतलब उस पदार्थ का नाम प्लास्टिक है। दूसरा, प्लास्टिक के गुणों के बारे में बताइए। तो आ जाएगा संभावित उत्तर। संभावित उत्तर का मतलब बच्चों को अब नहीं पता, तो इसको छात्र अध्यापिका बताएंगे। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि। तो कौन सी उपयोग में आई है यहाँ, तो प्रश्न उत्तर विधि, क्योंकि प्रश्न पूछे और उत्तर दिया है बच्चों ने, तो हम लिख देंगे प्रश्न उत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो प्लास्टिक के कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार हैं। पहला, वे वजन में हल्के होते हैं और रासायनिक रूप से स्थिर होते हैं। दूसरा, इनको आसानी से विभिन्न आकृतियों और आकारों में ढाला जा सकता है। तीसरा, प्लास्टिक गैर प्रतिक्रियाशील है, यह पानी के इस साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। और चौथा, प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 ही पॉइंट लिखे हैं, आप चाहें तो इसमें और इनके गुण को ऐड कर सकते हैं। फिर हमारा आता है छात्र क्रिया का कॉलम। तो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर जो कॉलम है शिक्षण विधि या प्रविधि का, तो उसमें हम लिखेंगे व्याख्या विधि। फिर लास्ट में आता है हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। तो क्या प्लास्टिक रासायनिक रूप से स्थिर है। तो अब बच्चों को इसका आंसर देना है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न का मतलब होता है एक तरह का रिवीजन, रिकैप। जो भी अब तक हमने अपने शिक्षण बिंदु में पढ़ाया है, तो हम उनका एक रिवीजन कराते हैं। वो रिवीजन हम क्वेश्चंस की फॉर्म में कराते हैं, लेकिन क्वेश्चन शॉर्ट्स होते हैं। जैसे कि हम कोई रिक्त स्थान की फॉर्म में पूछ सकते हैं, सही गलत, या फिर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इस तरह से हम उन्हें अपने सारे जितने भी शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं उनका रिवीजन करा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें बाहर से नहीं पूछने होते हैं। तो पहला है, प्लास्टिक ऊष्मा के डैश होते हैं। दूसरा, प्लास्टिक एक बहुलक है। तो इसमें बताना है ये सही है या गलत। तीसरा, थर्मोप्लास्टिक क्या है। और चौथा, थर्मोसेटिंग के 2 उदाहरण दीजिए। तो हम ऐसे क्वेश्चंस पूछ के उनका रिवीजन करा सकते हैं। इनकी संख्या हम 4 से 5 रख लेंगे। फिर लास्ट में आता है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य देना छात्र अध्यापिका को बहुत ही ज़रूरी होता है, और नेक्स्ट डे आके वो इसको चेक भी करेंगे। इसमें जो संख्या होती है प्रश्न की, वो हम 3 से 4 ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखे हैं, आप चाहें तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो पहला है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है। दूसरा, प्लास्टिक के कोई 3 गुण बताइए। तो यहाँ पे आके हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है। अगर आपको भौतिक विज्ञान से जुड़ी और पाठ्य योजना चाहिए, तो मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये पाठ्य योजना पसंद आई हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।